ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसमें एक्सपेक्ट क्या करें, हमें क्या देखने को मिलेगा आज विद रिगार्ड टू क्यूसीआर ऑब्जर्वेशंस एंड जो हमारा टॉपिक है। एक चीज़ हमें आज देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। व्हाई डू वी वांट टू नो अबाउट डेफिशिएंसीज, व्हाई व्हाई वी आर सो इंटरेस्टेड इन क्यूसीआर रेटिंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जो हमारा जो सेमिनार का टॉपिक था, इट वाज नेम्ड एज इश्यूज। मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूँ डेफिशिएंसी, बिकॉज इसलिए कि जो फ्रेमवर्क इशू को डिफाइन करता है वो डेफिशिएंसी का वर्ड यूज करता है। तो मेरा प्रेजेंटेशन में डेफिशिएंसी का वर्ड यूज किया गया है एंड इट इज एज इक्वल टू इश्यूज, जो हमारा सेमिनार का टॉपिक है। फिर हम डिफाइन करेंगे डेफिशिएंसी होती क्या चीज़ है। हम उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन क्लासीफाई दिस डिफिशिएंसीज इन वेरियस एस्पेक्ट। फिर थोड़ा सा डिफिशिएंसी के बारे में बात कर लेंगे, कौन कौन सी तरह की डिफिशिएंसीज हमें देखने को मिली ड्यूरिंग क्यूसीआर ऑफ फर्म्स। और फिर हम उसके बारे में एज ऑडिट फर्म्स आज हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम असेस करें कि ऑडिटर का रोल है क्या। हमने पिछली स्लाइड्स में भी पिछली प्रेजेंटेशन उसमें भी डिस्कस किया। ऑडिटर का रोल जो है वो एक, आई वुड सजेस्ट, इट्स अ गार्जियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आप जो हो, आपके ऊपर मैनेजमेंट जो शेयर होल्डर है आपके ऊपर रिलाई करता है कि जो मैनेजमेंट ने अकाउंट्स प्रेजेंट किए हैं वो आपके ओपिनियन को वैल्यू देते हुए उस पर यकीन करता है। तो आपके ओपिनियन में गलती अगर खुदा ना खास्ता हो रही है, सो वो उसका डायरेक्ट जो इफेक्टी है वो शेयर होल्डर है जिसने आपको अपॉइंट किया था, और उसने आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया कि जो आप कहोगे वो सही है, क्योंकि वो तो जाके अकाउंट्स देखता नहीं है मैनेजमेंट के, आपकी रिपोर्ट पे रिलाई करता है ताकि कि मैनेजमेंट ने सही किया हुआ है। तो यू आर द गार्जियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और आप वही शेयर होल्डर के आईज और एयर्स हो। ऑडिट क्वालिटी और क्यूसीआर से क्या ताल्लुक है। पहले तो बात कर लें कि ऑडिट क्वालिटी क्या होती है। ऑडिट क्वालिटी इज लाइक दिस कि आप जो ओपिनियन दे रहे हैं अपना, इट इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेशन, और वो ट्रू हो और एज पर द और वो ट्रू पिक्चर दे जो मैनेजमेंट के अफेयर्स हैं उसकी। उसका ताल्लुक क्या है क्यूसीआर रेटिंग से। क्यूसीआर रेटिंग से अभी रिसेंटली बहुत सारे मेंबर्स मुझसे बात करते हुए नजर आते हैं कि हर वो क्लाइंट जिसको क्यूसीआर रेटिंग की जरूरत नहीं होती वो भी आपसे बात करते हैं कि हमें क्यूसीआर रेटिंग वाला ऑडिटर चाहिए। फॉर एग्जांपल एमएससीज हो गई, मीडियम साइज कंपनीज, स्मॉल साइज कंपनीज, उन पे क्यूसीआर रेटिंग रेटेड ऑडिटर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट उनका जो क्लाइंट है वो अपने आरएफपी में लिख देता है कि द ऑडिटर शुड बी क्यूसीआर रेटेड। और इवन तो इसका ताल्लुक है क्या। इसका ताल्लुक ये है कि क्यूसीआर रेटिंग जो है वो एक लिस्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्यूसीआर रेटेड फर्म, वो एक फ्रेमवर्क के तहत हो, आपका एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें आप की रिव्यू, कोई एक थर्ड पार्टी आती है आपके वर्क पेपर को रिव्यू करके जाती है, और वो अश्योरेंस और वो एक वर्क पेपर को रिव्यू करके जाती है, और रिव्यू करने के बाद वो बताती है कि आपके जो वर्क पेपर जो फर्म है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सामने वाले जो क्लाइंट है वो देखते हैं, बोलते हैं कि यार मुझे यही वाला क्लाइंट चाहिए, यही वाला ऑडिटर चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने कहा हुआ है कि ये बिल्कुल सही काम करते हैं। और आज हम उसको ताल्लुक और उसका ऑडिट क्वालिटी का ताल्लुक डेफिशिएंसी से क्या है, वो ये कि वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज डेफिशिएंसी मीन एंड व्हाट हाउ डज डेफिशिएंसी अफेक्ट योर ऑडिट योर क्यूसीआर रेटिंग। डेफिशिएंसी है क्या। डेफिशिएंसी जो है एज पर फ्रेमवर्क ऑफ क्यूसीआर प्रोग्राम 2019, engagement of firm level wide failures to comply with ISAs including concerns related to sufficient की उर्दू में बता देता हूँ कि आपकी नॉन कंप्लायंस विद आइजास ये डेफिशिएंसी है। आपकी फाइल में नॉट आपकी ऑडिटर की फाइल में अगर कोई आपने कंक्लूड ऑडिटर ने कंक्लूड किया हुआ है और उसके पीछे डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ, वो डेफिशिएंसी है। ऑडिटर जो है वो आईएएस स्टैंडर्ड से और आईएएस QC1 से और काउंसिल के डायरेक्टिव से कंप्लाई नहीं कर रहा, वो भी डेफिशिएंसी है। अब जो है वो हम जब क्यूसीआर करते हैं तो हम उसमें डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होता है कि आप ये बता दें कि इस डेफिशिएंसी का से मेरे क्यूसीआर पे क्या फर्क पड़ा। और बहुत सारे लोग एक ये भी एक इशू आता है कि इसमें से कौन सी डेफिशिएंसी थी जो सिग्निफिकेंट थी, जिसने मेरी रेटिंग पे इफेक्ट किया, तो वो उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्यूएडी में हम लोग किस तरीके से क्यूएबी में डेफिशिएंसीज को असेस कर होते हैं।
हम उसको नेचर वाइज देख रहे होते हैं, वो आपको रिपोर्ट में भी कम्युनिकेट होती है। इम्पैक्ट वाइज देख रहे होते हैं, और रूट वर्सेस ब्रांच मैं आपको थोड़ा सा भी बताने लगा, ये करेक्टिव मेजर्स के हवाले से है। नेचर ऑफ डेफिशिएंसी, ये आप जो QC रेटेड फर्म्स हैं उनको रिपोर्ट कम्युनिकेट हुई होगी। तो नेचर ऑफ डेफिशिएंसी इज लाइक ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड जो भी डेफिशिएंसी होती है वो वहाँ पे आ रही होती है। उसके अलावा एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, पहले इसको दो तोड़ देते हैं, एक एंगेजमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन डेफिशिएंसी और दूसरा फॉर्म स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। तो एंगेजमेंट स्पेसिफिक है, उसमें पहला ऑडिट रिपोर्ट है कि ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग से लेके जो भी इश्यूज थे कि की ऑडिट मैटर में मसला था, ड्राफ्ट सही नहीं हुई थी, प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है, डेट नहीं गली हुई, पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। उसके बाद होती है ऑडिट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा QCR का इसमें एक जो है वो मेजर एरिया है कि आपने ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किए हैं, प्लानिंग से लेके कंक्लूजन तक, कंक्लूडिंग प्रोसेस तक, जो भी हमको इश्यूज मिले, इसमें ऑडिट प्रोग्राम का कोई मसला था, या सब डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस नहीं लगा हुआ, या वर्क प्रोसेस सही से डॉक्यूमेंट नहीं हुए, तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, और आखिर के जो दो हैं, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें कोई जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट नजर आ गई, जो अनफॉर्चुनेटली ऑडिटर को नजर नहीं आई थी, तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। उसके अलावा डिस्क्लोजर, हर IAS के आखिर में डिस्क्लोजर का पैराग्राफ होता है, और उसकी एक चेकलिस्ट भी ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि कौन कौन से डिस्क्लोजर देखने होते हैं। हम वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, और जो डेफिशिएंसी मिलती है हम उसको डिस्क्लोजर के हवाले से उसको यहाँ पे रिपोर्ट की जाती है। ISQC और ISQM1 की जो डेफिशिएंसीज हैं वो फॉर्म वाइड डेफिशिएंसीज के अंदर आ रही होती हैं, और वो जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सिक्स एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसकी जो डेफिशिएंसीज थी वो वहाँ पे रिपोर्ट हो रही होती है। दूसरा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी, हाउ वी कैन क्लासिफाई एज पर इट्स इम्पैक्ट, इसका QCA रेटिंग पे इम्पैक्ट क्या होता है। इसको इम्पैक्टिंग, हमारे पास ना तीन तरह के डेफिशिएंसी है। एक वो जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो कौन सी होती है, जिसका मटेरियल की लेवल बहुत लो होता है। अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसका मटेरियलिटी लेवल कोई है नहीं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया था, अकाउंटिंग सही हुई भी है, तो वो लो है, आप में इम्पैक्ट रेटिंग ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उसके अलावा एक आपने जो है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया हुआ, बट आपको वो अश्योरेंस, कॉर्पोरेटिव अश्योरेंस किसी और प्रोसीजर से मिल जाती है, बट एक रिक्वायर्ड प्रोसेस था। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्फर्मेशन नहीं भेजी, या आपने कॉन्फर्मेशन भेजी तो जिस तरह शबीर साहब ने कहा था डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं भेजी, तो इस, लेकिन आपने चूंकि जो है वो कॉर्पोरेटिव अश्योरेंस ले ली दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करके, तो वो मे बी यहाँ पे आके गिरे। इम्पैक्टिंग रेटिंग ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये फर्म्स का मोस्ट कंसर्न रहता है कि मुझे वो वाली डेफिशिएंसी बताओ जिसकी वजह से मेरी फर्म एंगेजमेंट को अनसेटिस्फैक्टरी रेट किया। तो वो डेफिशिएंसी हम तो अब रिपोर्ट के आखिर में भी देने लग गए, एस के फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है। वो डेफिशिएंसी वो होती है ब्रॉडली जिनका जो इम्पैक्ट होता है, या तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होती तो वो ऐसा मटेरियल अकाउंटिंग हेड होता है जिसको फर्म ने बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली खाली छोड़ दिया होता, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होता, तो वो एक एरिया होता है, यानी इसको मैं कहूँ कि ओमिशन ऑफ एन ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल अकाउंट हेड और मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन तीन लेवल्स के ऊपर हम डेफिशिएंसीज को असेस कर रहे होते हैं QAB के अंदर, और जो इफेक्ट करती है, जो श्योरली इफेक्ट करती है, वो टॉप लेवल की है, और जो मिड लेवल की है इट मे आल्सो अफेक्ट योर रेटिंग, कंसीडरिंग कि वो जो सेटिस्फैक्टरी विद इंप्रूवमेंट का जो एक रेटिंग क्राइटेरिया आ गया फ्रेमवर्क के अंदर, वहां पे आके क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी। अगला सवाल ये होता है कि भाई डेफिशिएंसी तो है, सही है, क्यों हो रही है, वो तो बताए कोई, और क्या सही करूं कि वो डेफिशिएंसी अब ना हो। तो जो मेरी ब्रांच प्रॉब्लम्स है ना, और जो एंगेजमेंट स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है, उनको मैं कहूंगा ब्रांच डेफिशिएंसी। सही है, अगर आप ब्रांच डेफिशिएंसी पे काम करने लगे ना, आपने बोला कि भाई जो है मेरा जो स्टूडेंट, मेरा जो ट्रेनी है उसको डेफर टैक्स नहीं आता सही से, ठीक है, इसलिए वो डेफर टैक्स के इश्यूज ना मिस करता है, मैं उसकी डेफर टैक्स पे ट्रेनिंग करवा देता हूँ। आपने उसको डेफर टैक्स सिखा दिया, सही है, कल को वो किसी और में एरर करेगा,
तो वो उसको आपको एड्रेस करना है। आप ब्रांच डेफिशिएंसी आप एक को खत्म करेंगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को खत्म करेंगे, तीसरी आ जाएगी। इसकी कोई लिस्ट नहीं है, नेवर एंडिंग लिस्ट है। आपको जो एड्रेस करना है वो आपको रूट डेफिशिएंसी एड्रेस करनी है। आप देखना है कि आप जो क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप वो क्लाइंट कर सकते हैं। ऐसा क्लाइंट तो नहीं है कि आपने अपने जितनी आपकी कैपेबिलिटी थी, अपनी कैपेसिटी थी, आपने उससे बड़ा क्लाइंट कर लिया, तो उसमें मसले होंगे। दूसरा, एडिक्वेसी ऑफ एचआर। आपके पास जो रिसोर्स है वो कितना एडिक्वेट है। आप जो है वो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको आपने प्रॉपर टूल्स दिए हुए हैं, उनका प्रॉपर सुपरविजन होता है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, आप एज अ पार्टनर आप खुद इंगेजमेंट पे कितना टाइम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो आपका जो मेजर टाइम है वो आपकी दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस पे लगा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपके पास मीडियम साइज, क्योंकि आपके पास क्वालिटी स्टाफ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि ये एरिया थोड़ा सा निगलेक्टेड है। तो आप रूट को एड्रेस करें, आप इंश्योर करें कि आपके पास जो ट्रेनी है वो वेल लर्न है, उसको चीज़ें पता है। आप इंश्योर करें कि जब क्लाइंट उठाते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इंश्योर करें कि आप उस पर अप्रोप्रिएट टाइम दे रहे हैं, या कोई सीनियर रिसोर्स अप्रोप्रिएट टाइम दे रहा है, तो आई अश्योर यू कि ऊपर वाली चीज़ें नहीं होंगी। अब इसका थोड़ा सा स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं कि डिफिशिएंसी जो हमें मिली है वो किस तरह की कितनी है। मैंने थोड़ा सा इसको जो हमने एक साल में जो QCRs किए थे पिछले, उनका थोड़ा सा एक स्टैट्स जमा किए। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट प्रोसेस, ये एक इशू रहा। इसमें एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस में ये हुआ कि एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट प्रॉपर नहीं थी, या चेकलिस्ट जो एक्सेप्टेंस की है वो बाद में फिल हुई है, आपने क्लाइंट पहले स्टार्ट कर दिया, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि प्रॉपर लोगों ने देखा, आपने जो है वो चीज़ों को असेस नहीं किया, क्लाइंट एंगेजमेंट लेके पहले साइन कर दिया, ऑडिट प्रोसेस पहले साइन स्टार्ट हो गए, एक्सेप्टेंस के आपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल में है ही नहीं। ये एक पॉइंट है। उसके अलावा जो अहम जो पॉइंट है वो है नीचे वाला पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, लॉन्ग एसोसिएशन, मैंडेटरी रोटेशन। ये हमें बहुत देखने को मिला अनफॉर्चुनेटली। ये है कि क्लाइंट को फर्म्स ने रोटेट नहीं किया। लिस्टेड क्लाइंट हमने देखे कि जो पार्टनर है लिस्टेड क्लाइंट, वो 8-10 साल से करे जा रहे हैं। 5 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 साल बाद आप रोटेट कर दो, लेकिन वो क्लाइंट कंटिन्यू किए जा रहे हैं। PIC की 7 साल की है, क्योंकि उस पर कोड इफेक्टिव होता है, और अदर देन PIC पे क्योंकि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है, तो वो मिनिमम टाइम देता है, एंड दैट इज 5 years, तो वो एप्लीकेबल होता है। तो इस पे फिर मेंबर्स को भी बहुत जो है वो, जब उनको पिनलाइज किया गया तो उन्होंने फिर ICAP से फॉलोअप किया। तो ICAP ने रिसेंटली अभी ऑडिट रोटेशन की एक गाइड बताई थी, तो उसके हवाले से उस मैटर को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है कि वो मैटर रिजॉल्व हो। उसके अलावा जो है वो उस इसके अंदर एक और जो एस्पेक्ट देखने को मिला वो मिला कूलिंग ऑफ। कूलिंग ऑफ, अब अच्छा लोग रोटेट कर देते हैं और उनको ऐसा पता नहीं होता रिगार्ड टू द टाइम और कॉन्स्टेंट वर्क इश्यूज। वो जो है वो कूलिंग रोटेट करते हैं, 1 साल के लिए दूसरे पार्टनर को दिया, 1 साल बाद दोबारा ले लिया। कूलिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट 2015 के फ्रेमवर्क जो कोड में थी वो 2 साल की थी। ये पुराना डेटा है, तो मैं 2015 के फ्रेमवर्क कोड की बात कर रहा हूँ। अब 2019 का जो कोड है उसकी स्ट्रिंजेंट कूलिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पार्टनर्स को, फर्म्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से कि हम जो है वो ICAP की रोटेशन गाइड भी आप देखें, कोड ऑफ एथिक्स भी देखें, उस हम उसको किस तरीके से कंप्लाई करें कि ये एफिशिएंसीज हमारी ना हो। आप एक्सेप्ट करते हुए, रोटेट करते हुए क्लाइंट को आप हर साल देखें कि क्या यू आर एलिजिबल टू डू इट। अच्छा, रोटेशन के लिए क्योंकि पार्टनर जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर की बात करता है, ठीक है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स की ऑडिट पार्टनर का वर्ड यूज करता है। तो की ऑडिट पार्टनर के अंदर EQCR रिव्यूअर भी आ जाता है, की ऑडिट पार्टनर के अंदर और अगर कोई और पार्टनर इन्वॉल्व है वो भी आ सकता है, और की ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर तो होता ही है। तो आपको एंगेजमेंट पार्टनर के साथ साथ EQCR पार्टनर को भी देखना है कि उसकी रोटेशन रिक्वायरमेंट कहीं ब्रीच तो नहीं हो रही। उसके अलावा फाइल असेंबली इंक्लूडिंग आर्काइवल एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। फाइल असेंबली इंक्लूडिंग आर्काइवल, चूंकि हमारी जो मेजॉरिटी फर्म्स हैं वो उनके पास ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो हार्ड में फाइल्स मेंटेन करते हैं। हमें देखने को मिला कि जब हम QCR का लेकर लिखते हैं कि आपको QCR करवाना है, तो हम उसमें ये मेंशन करते हैं
कि आप आपकी जो तमाम फाइल्स हैं वो हमें कंप्लीट फाइल दीजिएगा, इंक्लूडिंग मिसलेनियस फाइल एंड एवरीथिंग एंड ऑल, उसके अलावा कोई भी चीज़ बाहर से ना हो। लेकिन ड्यूरिंग QCR जब मेरा रिव्यूअर पॉइंट रेस करता है तो वो पार्टनर साहब जो है वो या उनका मैनेजर जो है वो मुझे डॉक्यूमेंट ला के देते हैं कि ये फाइल में दूसरी फाइल में लगा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये एक इशू है, सही है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए ये एक चलें उस वक्त रिव्यूअर ने एक्सेप्ट कर लिया जो आपने फाइल में दिया, लेकिन हमें ये मिला कि जब मैंने RFF भेजा या मैंने जब ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी, मेरे रिव्यूअर जो है वो रिव्यू करके आ गया, आपसे कमेंट एग्री करके आ गया, आपने कमेंट्स दे दिए। फिर जब ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी कमेंट के लिए तो आपने लिख के फर्म ने लिख के दे दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास लगा हुआ था XYZ फाइल के अंदर मिसलेनियस में, और ये देखें, सही है। तो ये इशू है, आप अपनी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो इट शुड बी इन योर फाइल, सही है, नॉट आउटसाइड समवेयर एल्स। तो ये एक आर्काइवल और असेंबली का इशू है। उसके अलावा मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग EQCR, ह्यूमन रिसोर्स और अदर मॉनिटरिंग EQCR के हवाले से क्या EQCR के हवाले से देखने को मिला कि ऐसे अनफॉर्चुनेटली देखे कि लिस्टेड एंगेजमेंट के EQCR नहीं होगा, दैट्स अ सीरियस ऑब्जर्वेशन, इट शुड नॉट बी यूज्ड। EQCR हुआ है बट द पार्टनर जो है वो जो किसी ऐसे बंदे ने किया हुआ है जिसका ऑडिट एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर फर्म्स हैं और सोल प्रोप्राइटर फर्म के पास EQCR वो किसी और से कंडक्ट करवाना है, तो उन्होंने जिससे करवाया दैट पर्सन डिड नॉट हैव ऑडिट एक्सपीरियंस। पार्टनर के बेटे ने EQCR किया हुआ है या जो है वो किसी ऐसे पार्टनर ने EQCR किया हुआ है विच ही कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट कि वो ऑब्जेक्टिवली EQCR कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिली, अप्रेजल नहीं मिला कि अप्रोप्रिएट फर्म ट्रेनिंग करवा रही है, और अदर एफिशिएंसीज, ये भी एक छोटा सा कंसर्न था। क्या हुआ? फिर अगर हम आते हैं एंगेजमेंट स्पेसिफिक डिफिशिएंसीज के ऊपर, तो ऑडिट रिपोर्ट वो क्या कैमरा नहीं चल ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो हमें डेफिशिएंसी देखने को मिली कि ऑडिट मैटर कि कैम जो है वो, जैसे शबीर साहब ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में कैम का तस्करा किया था डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कैम फर्म ने अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई नहीं किए हुए और उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ या प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया हुआ, कैम रिपोर्ट किया हुआ है। तो अच्छा, ऐसे देखने को मिले कि अनरिलेटेड कैम दिया, किसी और इंगेजमेंट का उठा के कैम लगा दिया, वो कंपनी का बिजनेस टेक्सटाइल नहीं, कैम में टेक्सटाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसके अगेंस्ट वो सही नहीं है। उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ नहीं दिया हुआ, वो रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी, अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देना है। लोग अदर इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाते। एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 227 आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट देना लाजमी है। अगर आपका शेयर, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है तो जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है वो अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनती है, तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन में उसको कवर करना पड़ेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। इस पर ICAP का एक पूरा टेक्निकल ICAP की एक गाइड भी है अदर इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग के हवाले से, उसको भी रेफर किया जा सकता है। इनकरेक्ट ड्राफ्टिंग ऑफ क्वालिफिकेशन पैराग्राफ्स, क्वालिफिकेशन पैराग्राफ्स पुअरली ड्राफ्टेड, जो है वो या तो मतलब क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। अगर क्वालिफिकेशन है तो उसका क्वांटिफिकेशन नहीं दिया हुआ, क्वांटिफिकेशन दिया तो आधा अधूरा दिया हुआ है कि उसका इसका टैक्स इफेक्ट नहीं दिया हुआ। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो हमारा जो लीगल एंड हम आखिर में जो प्रॉपर बुक्स और मेक इनकम, जो फाइनेंशियल से मेक अकॉर्डिंग से वो जो कंपनीज एक्ट के जो आखिर में ज़कात डिडक्टेबल और इन्वेस्टमेंट मेक एक्सपेंडिचर इनकट, वो जो 4 लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पे रिपोर्ट करते हैं, उसकी प्रॉपरली ड्राफ्टिंग नहीं हुई, आपने ऊपर क्वालिफाई किया हुआ, नीचे आपने एक्सेप्ट को नहीं दिया हुआ। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं ऊपर क्वालिफाई कर रहा हूँ ये बिल्कुल स्टैंड अलोन ओपिनियन है, मैं इसको कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं। अगर आपने क्वालिफाई करा है ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन को, तो आपको यहाँ पे भी एक्सेप्ट फॉर देना है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हिच आर एक्चुअली नॉट, क्योंकि आपने ऊपर क्वालिफाई किया हुआ है। उसके अलावा जनरल ड्राफ्टिंग इश्यूज, ये बहुत छोटे इश्यूज थे इसलिए इसको एक साथ कर दिया।
प्रॉफिट की जगह पर लॉस लिखा हुआ है, डेट नहीं डाली हुई, नहीं सॉरी डेट नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ, पुराने फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, या एक लाइन नहीं दी हुई, ये एक स्मॉल इश्यूज थे, उनको यहाँ पे एड्रेस किया। डॉक्यूमेंटेशन डेफिशिएंसीज, ये हमारा एक बहुत, जिस तरह आपको दिख भी रहा है, ये एक हमारा रनिंग बिजनेस है, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें रहती हैं डॉक्यूमेंटेशन में। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस, वही बात जो मैंने अपने ISQC की डेफिशिएंसी में कवर करने की कोशिश की थी कि जो रोटेशन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया गया। इंगेजमेंट लेटर में जो है वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, एज पर आइजाज नहीं है, जो हमें जो एग्रीमेंट लेना होता है जिन पॉइंट्स के ऊपर एक दफ़ा वो प्रॉपरली नहीं लिए हुए, एक्सेस जो आइदर 210 की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट, इसकी हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है कि प्लानिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं होते, मीटिंग की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, और उसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं हुए थे, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं होती, मटीरियलिटी लेवल की अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन नहीं होती कि वो किस तरीके से की गई है एज पर आइजा 320। फ्रॉड रिस्क असेसमेंट एंड जेई टेस्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपका जेई टेस्टिंग का भी एक जो था जो इस प्रोग्राम में आपने उसको भी कवर किया, यहाँ कवर हुआ जेई टेस्टिंग। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। लोग जेई टेस्टिंग को अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं पाते कि जेई टेस्टिंग है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको करना क्यों है। जेई टेस्टिंग, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जेई टेस्टिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। इट इज स्पेसिफिक फ्रॉड रिस्क असर्शन जिसको वो एड्रेस कर रही होती है। आइदर 240 कहता है कि आपको भले कहीं पे फ्रॉड मिला हो या ना मिला हो, दो जगह पे आप फ्रॉड को प्रिज्यूम करके चलें। वन इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स एंड द अदर वन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इन पे आपको प्रोसीजर्स लाजमी तौर पर परफॉर्म करने हैं। तो ऑडिटर को मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो प्रोसीजर आइजा ने बताया, वो बताया जेई टेस्टिंग। तो आपको जनरल एंट्री टेस्टिंग लाजमी करनी है, और वो किस तरीके से होती है उस सेमिनार में यकीनन बात हुई होगी, बट आप जेई गम्प लेते हैं एंटिटी का, और उसके ऊपर आप ऑडिट उसके आप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि आप फ्रॉडुलेंट एंट्रीज, it should not be confused with substantive casting। substantive casting जो होती है वो मैं ऑडिट प्रोसीजर पर कर रहा होता हूँ किसी हेड पे एश्योरेंस लेने के लिए। ये प्रोसीजर में परफॉर्म कर रहा होता हूँ मैनेजमेंट का ओवरराइड देखने के लिए कि कोई ऐसी जेबी तो नहीं है कि जो जिस अथॉरिटी को पास नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जनरल प्रोसेस है मैनेजमेंट का कि जो है वो जूनियर अकाउंटिंग एंट्री करता है और जो मैनेजर अकाउंट से वो अप्रूव करता है। कोई ऐसी तो एंट्री नहीं है जिसमें मैनेजर अकाउंट से एंट्री कर दी और मैनेजमेंट अकाउंट से नहीं अप्रूव कर दी। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है जेई टेस्टिंग करने का। ऑडिट सैम्पलिंग की डॉक्यूमेंटेशन में मसले मिले, फर्म जो है वो जजमेंटल सैम्पलिंग करके मतलब वर्क पेपर लगा दिया, ऊपर लिखा जजमेंटल सैम्पलिंग और हो गई सैम्पलिंग। ऐसा नहीं है। आइजा 230 के हिसाब से आपको जब डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आपको हर एरिया की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। सैम्पलिंग इज अ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जजमेंटल सैम्पलिंग इज नो सैम्पलिंग। आइजा में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप जजमेंटल सैम्पलिंग का वर्ड यूज नहीं करता, वो हैफेजर्ड का यूज करता है। अगर आप हैफेजर्ड सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं तो आप स्पेसिफाई करें कि आपने किस तरह से अपने बायस को एक्सक्लूड किया, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बायस को एक्सक्लूड किया, क्योंकि जब आप कोई सैम्पलिंग टूल नहीं लगा रहे, आप खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी फर्म्स मोस्टली कर रही होती हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट करें कि आपने किस तरीके से सैम्पलिंग बायस को अवॉइड किया। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में हमें रेवेन्यू में बहुत मसले मिले। रेवेन्यू में एक मसला ये मिला कि लोग जो है वो बैलेंस शीट एरिया से बहुत अच्छे से काम करते हैं, रेवेन्यू पे वो सेल्स टैक्स रिकंसिलिएशन से मैच किया हो गया, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू पे आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, रेवेन्यू की स्पेसिफिक असर्शन है, रेवेन्यू पे फ्रॉड रिस्क भी है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, उस पर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस लेना पड़ेगा। आपके पास ऐसे ऑडिटर्स देखें जो जिनके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस नहीं होती, कि वो ये तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये जो रेवेन्यू वो अर्न कर रहा है इन केस ऑफ एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, वो एज अ प्रिंसिपल अर्न कर रहा है, एज एजेंट अर्न कर रहा है। हमने देखा कि कुछ एजेंट्स ने पूरा ग्रॉस रेवेन्यू ले लिया, अपने प्रिंसिपल का रेवेन्यू भी अपनी बुक्स में ले लिया, और जो उसको डिसबर्स किया वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले लिया। हमने ऐसे ऑडिटर्स भी देखे जिन्होंने प्रिंसिपल होने के बावजूद खाली अपना कमीशन ले लिया। तो वो उसकी IFRS 15 के आने के बाद इसकी इम्प्लीकेशन बहुत बढ़ गई है। हमें अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं, हम जब फर्म के पास जाते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है रेवेन्यू का, अगर वो सिंपल सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, आपने क्या उसकी असेसमेंट की हुई है
कि IFRS 15 के कंप्लाइंट है, IFRS 15 के हिसाब से आप रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, तो ना उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी फाइल में लगाएं, बट उनको कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंटेशन अपनी फाइल में करनी चाहिए, ईदर इन फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट और के हर जो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के जो रेवेन्यू के 5 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो रही है, वेरी कंसिडरेशन का, और वो जो बाकी जो क्राइटेरियाज हैं आपने उसको असेस किया हो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है। असेसमेंट ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ IFRS 9 विद रिगार्ड टू ECL, ये भी एक बर्निंग सब्जेक्ट रहा, क्योंकि 2019 वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS 9। तो ये भी एक बर्निंग इशू रहा कि लोगों ने इसको सही तरीके से असेस नहीं किया ECL के ऊपर, अगरचे कि इस पे ICAP SRC ने इनिशियली ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवाई थी, तो ट्रेड डेक्स के ऊपर प्रोविजन बुक नहीं किया हुआ, और अगर नहीं किया हुआ तो ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई। ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग, ये एक वाहिद प्रोसीजर है जो कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज को असेस करता है, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी कि हम लायबिलिटीज की कंप्लीटनेस को किस तरीके से इंश्योर करेंगे। वो प्रोसीजर होता है कि आपने जो ईयर एंड के बाद जो लायबिलिटीज बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, आप उसको रिव्यू करते हैं, और वहाँ पे जो पेमेंट्स हो रही होती हैं आप उन पेमेंट्स को आके चेक करते हैं कि क्या वो उन लायबिलिटीज के अगेंस्ट तो नहीं है जो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी और बुक नहीं हुई थी। तो लोग इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते, इस मेथड को, और ये एक इशू हो जाता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट एक टॉपिक रहा कि रीवैल्यूएशन जो थी वो रिक्वायर्ड थी मैनेजमेंट का, उसको सफिशिएंट रेगुलरिटी से नहीं करवाया गया। स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एक इशू ये रहा कि कंपनीज ने जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डर्स हैं स्टैंडिंग नंबर 12, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, और स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट लाजमी है बुक करना फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई कि अगर मैंने बुक नहीं किया तो क्यों नहीं किया हुआ। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में मसले, करंट और डेफर्ड टैक्स में कंटीजेंसीज पे प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं हुए कॉन्फर्मेशन फ्रॉम लीगल एडवाइजर नहीं थी, और इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एसोसिएट सब्सिडरी कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट अगर जो कंपनीज ने की है उसको प्रॉपरली असेस नहीं किया गया कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट है क्या ये मेरी सब्सिडरी तो नहीं है। ऐसे हमने केसेस भी देखे हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में की हुई है और मैंने कंसोलिडेशन नहीं की हुई, तो या मैंने उसको इक्विटी अकाउंटिंग के तहत रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। उसके बाद हम चलते हैं रिकॉग्निशन के ऊपर वाले में। रिकॉग्निशन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एक ही स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। डिफर्ड टैक्स का मैंने आपको बता दिया कि डिफर्ड टैक्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। हमने जब कैलकुलेशन देखी फर्म की और हमने उसमें कहा तो हमने मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स मिली। इंटरेस्ट फ्री लोन ये अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक ठीक हो गया है रिसेंट ईयर्स में, लेकिन जो है वो अगर मैं इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूँ तो उसको मैं प्रॉपरली अमोर्टाइज कॉस्ट पे बुक नहीं करता। इट इंक्लूड्स लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स और फ्रोजन मार्कअप्स, जो मैं बैंक अगर मैं डिफॉल्ट करूँ तो बैंक्स जो है वो मेरा मार्कअप फ्रीज करके रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, तो फ्रोजन मार्कअप इज आल्सो इंटरेस्ट फ्री लोन व्हिच शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जीआईडीसी का प्रोविजनिंग एक मैटर रहा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था और चीज़ें चली गई थी, ना इसका प्रोविजन किया गया ना कंटिजेंसी में डिस्क्लोज किया गया, और अदर प्रोविजन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज का भी एक इशू रहा। हम इसमें सॉरी मैं बहुत तेज चल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया कि आप 5-7 मिनट्स में कंक्लूड करें ताकि आपके थोड़े से क्वेश्चन भी हो जाएं। हम इसमें कर क्या सकते हैं? हम इसमें जिस तरह मैंने अपनी वो रूट कॉज वाली शीट में स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमें रूट कॉज को असेस करना है। हम अपने HR में इन्वेस्ट करें, हम अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को जाने, वीकनेसेस को पहचानें, हम ये देखें कि हमें ये वाला क्लाइंट करना है या नहीं करना। हम जो हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल, एनुअल रिपोर्ट, QAB की जो रिपोर्ट्स होती हैं जो एनुअली पब्लिश होती हैं, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर कंप्लायंस चेकलिस्ट, सिलेक्टेड ओपिनियंस ICAP की वेबसाइट पे है, टेक्निकल रिलीजेस जो हैं हम उसका यूज़ करें, और उसके अलावा फर्म्स की भी जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनके भी अगर हम देखें तो हमें इनकी गाइडलाइंस मिल जाती हैं, हम अगर कोई भी करें तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे भी कंसल्ट इशू हमें मिले जिस पे हम लगे कि हम खुद से कंक्लूड नहीं कर सकते, उस पर हम कंसल्ट कर लें, ICAP की टेक्निकल हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, दे आर हेल्पफुल। और उसके अलावा आपके जो पीयर्स हैं, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं, आप उनसे बात कर लें। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर लेते हैं कि इसमें आप ये मैटर बता दें, तो मैं उनको अपना पर्सनल ओपिनियन बता दूँ कि भाई जितना आपने मुझे बताया उस हिसाब से ये एप्लीकेबल है।
तो आई वुड कंक्लूड कि कॉलेज इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। आपको इसको अपना पार्ट बनाना पड़ेगा अपने कल्चर का, और आपको ये एक वन ऑफ एक्सरसाइज नहीं है कि आपने इसको सीखा और कर लिया। आपको इसको टोटल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन योर वर्किंग एंड मेथोडोलॉजी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। एक सवाल है मोहम्मद यूसुफ साहब का कि हाउ डेफिशिएंसी इज रेटेड एज हाई, मॉडरेट एंड लो, एज दीज क्वाइट जजमेंटल, नॉर्मली दीज डेफिशिएंसीज आर रेटेड एज हाई। यूसुफ साहब, बेसिकली जो मैंने अपनी एक स्लाइड में कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी प्रेजेंटेशन, इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंसीज की बात की गई थी कि हम डेफिशिएंसीज को असेस कर रहे होते हैं मटीरियली के एस्पेक्ट से। if an item is material to the financial statements, the deficiency would be rated as high. If the item is not material, तो फिर वो लो होगा। मैं इसको हाई, मीडियम, लो नहीं कहूँगा जिस तरह आपने अपनी क्वेश्चन में कहा है। आई वुड से कि impact on your rating of your firm or anyone's firm. जी हो गया प्रेजेंटेशन। उसके अलावा ऐसे और कोई क्वेश्चन इस के हवाले से नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज डू आस्क। आपने सबसे पहले बहुत अच्छा आपने टीम पिकअप किया कि आपने सबको एजुकेट किया रिगार्डिंग जो आपकी ऑब्जर्वेशंस रही क्यूएबी रिपोर्ट में। मैं जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने सोचा आपसे इसी फोरम के ऊपर डिस्कस कर लूं। देखिए, असल में हुआ ये कि आपने हर एक वेटेज जो है, वेटेज अगर आप समझ लें कि हर एक ऑब्जर्वेशन की वेटेज तकरीबन सेम दी हुई है, जबकि मेरे ख्याल में चंद इसमें से ऐसी हैं जो कि बड़ी क्रिटिकल हैं और चंद ऐसी हैं जो कि आप मतलब होनी चाहिए लेकिन नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? उसमें ये कहूँगा कि जो हम क्यूएबी रिपोर्ट इशू करते हैं उसमें हम वेकेज नहीं बताते कि इन ऑब्जर्वेशंस की ये वेकेज है। हम खाली ऑब्जर्वेशंस कम्युनिकेट करते हैं फॉर फर्म्स इम्प्रूवमेंट के ड्यूरिंग 1 ईयर रिव्यू। जो हमने ऑब्जर्वेशंस नोट की हुई थी, इधर इट इज रिगार्ड उसमें हाई, मीडियम और लो, जो जैसे क्वेश्चन में लिखा था और जो आप जिसको कंसिडर कर रहे हैं, हम उसको जो अगर वेकेज उसकी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो रेटिंग पे इफेक्ट कर रही है, या ऐसी ऑब्जर्वेशन भी है जो माइनर डिस्क्लोजर डेफिशिएंसीज हैं, हम अपनी रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ताकि वो जनरल मेंबर्स की इंफॉर्मेशन के लिए है, वो उसको अपने इंप्लीमेंट कर सकें विदाउट कंसिडरिंग देयर वेकेज। तो वो नहीं होता। उसके अलावा अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो होनी चाहिए नहीं है, तो उस वजह से नहीं होती क्योंकि हमने क्यूसीआर जो किया होता है, हमें अगर उसमें डेफिशिएंसी नहीं मिली और तो हम उसमें इसको रिपोर्ट नहीं करते। एक वो जो उसका टाइटल है वो ये कि ऑब्जर्वेशंस नोटेड ड्यूरिंग 1 ईयर। तो वो अगर आप उसको पिछले 4-5 साल देखें तो शायद आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि भाई पहले किस तरह की ऑब्जर्वेशन मिलती थी। जैसे इनिशियली हमें गोइंग कंसर्न के बहुत मैटर्स मिलते थे कि फर्म की फाइल में गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं होती थी, बट इट्स बैक इन 2015-16 फिर इस पर बहुत काम हुआ, फर्म को कम्युनिकेशन हुई, आई कैप ने एक गाइड इशू करी, प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग कंसर्न। तो ये इशू काफी हद तक रिजॉल्व हुआ। तो फिर हमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये रिपोर्ट में नजर नहीं आएगा सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स में। अभी जिस तरह मैंने कहा कि मेरी प्रेजेंटेशन में भी था कि अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये पिछले सालों में बहुत बर्निंग इशू रहा, बट रिसेंटली क्योंकि आई कैप ने टीयर 32 इशू किया था, हमने इसको बहुत हाईलाइट किया फॉर क्यूसीआर रिव्यूज में। तो अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर्स में ये वाला मैटर भी आपको नजर नहीं आएगा। सो it shows that firms are learning new things, but obviously there are some issues which remains. सिर्फ ये कहूंगा कि किस वजह से असल में जब आप प्रायोरिटी एक असाइन कर देते हैं, वेटेज मत प्रायोरिटी हुई कि उसका आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या, तो उससे आपका जो एनर्जीज जो हैं वो आप सही जगह के ऊपर फोकस कर पाते हैं, क्योंकि आपके सामने प्रायोरिटी होती है कि मुझे पहले ये काम करना चाहिए, फिर ये काम करना चाहिए, फिर ये काम करना चाहिए। राइट। तो एक तो ये। अच्छा, दूसरा जो आपने जिस तरीके से मेरी ये भी ऑब्जर्वेशन थी क्यूएबी की, मैं रिपोर्ट जब देख रहा था कि आपने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो आपके नोटिस में आए वो तो आपने लिख दिए, लेकिन ये नहीं लिखा कि आउट ऑफ हाउ मैनी आपने जो इंस्टेंसेस रिकॉर्ड किए, आउट ऑफ हाउ मैनी आपने रिकॉर्ड किए। तो मैं इसके मुताबिक भी काफी अंधेरे के अंदर रहा। जो हम क्यूसीआर रिपोर्ट, क्यूएबी की रिपोर्ट एनुअली इशू करते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि हमने टोटल कितनी एंगेजमेंट्स रिव्यू की हैं और उनका क्या कंक्लूजन है, तो दैट इज डिस्क्लोज देयर
QAB रिपोर्ट के अंदर ना कि हमने टोटल एंगेजमेंट कितने रिव्यू किए हैं और उनके क्या कंक्लूजन्स रहे, सेटिस्फैक्टरी अनसेटिस्फैक्टरी, तो वो होता है उसका शायद सेक्शन 3 है, समरीज ऑफ QCR कंडक्टेड, उसमें एनीथिंग एल्स पीछे। थैंक यू असद फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन। मेरा ये क्वेश्चन है कि कई डिस्क्लोजर्स ऐसे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कई डिस्क्लोजर्स ऐसे हैं जहां मैनेजमेंट रिलेक्टेंट होती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए फॉर एनी पर्पज XYZ रीजंस। तो और हमें एज और QCR रिपोर्ट में कई चीज़ें एज अ डिस्क्लोजर भी आइडेंटिफाई की जाती हैं जिसमें हम अल्टीमेटली यही कहते हैं कि हम मैनेजमेंट से रिकमेंड कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो डिस्क्लोजर्स हमारी रिपोर्ट का पार्ट बनना डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म, तो ये चीज़ थोड़ा डिस्कस बता दें। वो इशू एड्रेस हो जाएगा अगर आप अपनी ऑडिट फाइल के अंदर आप जो ISA 450 की एक चेकलिस्ट बनाते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर बट नॉट करेक्टेड बाय मैनेजमेंट, अगर आप उन डिस्क्लोजर इश्यूज को आप उस लिस्ट में एक्यूमुलेट कर दें कि आपको ये डिस्क्लोजर डेफिशिएंसीज मिली जिसमें मैनेजमेंट ने अग्री नहीं किया विद दिस रीजन कि हम इसको इस तरह से अग्री नहीं करते और इसका आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इंप्लीकेशन नहीं बनती, अगर आप वहां पे डॉक्यूमेंट कर दें सो रिव्यूअर वुड नॉट हाईलाइट दिस पॉइंट कि वो ये कहेगा कि आपने तो, क्योंकि हम आपके रेगुलेटर हैं, वो ये कहेगा कि आपने पॉइंट सोचा, डिस्कस किया, कंक्लूड किया। हमें इशू ये होता है कि उस शीट में नहीं मिलता। आप फर्म मुझे ड्यूरिंग QCR बता दें कि ये पॉइंट तो मैंने फर्म को क्लाइंट को कम्युनिकेट किया था और ये देखें डॉक्यूमेंट हुआ है और मैंने उसको कंक्लूड किया कि ये मटेरियल नहीं है तो मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया। एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? चलें, थैंक यू, टाइम इज रनिंग आउट, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।